हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं ईश्वर सोलंकी और स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भौतिक विज्ञान की इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ने जा रहे हैं गति के समीकरण। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गति के समीकरण। गति के नियम हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। गति के नियम, ये है गति के समीकरण। इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। गति के नियम अलग हैं और गति के समीकरण अलग हैं। वैसे कहने को तो गति के भी 3 नियम थे और यहाँ गति के 3 समीकरण भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गति के पहले नियम का ये पहला समीकरण है, दूसरे नियम का ये दूसरा समीकरण है और तीसरे नियम का ये तीसरा समीकरण है। नहीं, वो गति के नियम सेपरेट हैं और ये रैखिक गति के समीकरण अलग हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे, गति के समीकरण। गति के समीकरण 3 वैज्ञानिकों द्वारा 3 समीकरण गति के दिए गए, 3 समीकरण प्रस्तुत किए गए जो आपके सामने है। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा लास्ट था वो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। पहला था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर, देख सकते हैं आप, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ का मतलब 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पर जो शब्दावली है, शब्दावली पे ध्यान दीजिए। v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है और ये s क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये कोई कार है, ये कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है, ये गति कर रही है। बोले सर हवा में कैसे गति कर रही है, तो ये लीजिए रोड, इस रोड पर ये गति कर रही है। ये जब गति कर रही है तो जब मैंने इस कार को देखा, जब इस कार ने अपनी गति प्रारंभ की तो प्रारंभिक वेग हमने लिखा u इसका प्रारंभिक वेग है। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि प्रारंभिक, जो हमने 2 वेग लिए थे, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, हमने लिया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए v1 और v2। लेकिन हमने यहाँ गति के समीकरण पढ़ने हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, अलग अलग पद में लिखना पड़ेगा। v1 v2 नहीं लिख सकते, इसलिए हमने प्रारंभिक वेग को क्या लिया, u वेग से इसने अपनी गति आरंभ की। जब ये कार रुकी तब इसका जो अंतिम वेग था वो था v। अंतिम वेग क्या था, v। और u क्या था, प्रारंभिक वेग, जब इस कार ने गति प्रारंभ की, स्टार्ट की। u है प्रारंभिक वेग, और जब इसने कार की गति रुकी, जो अंतिम वेग था वो था v। अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a जिस त्वरण से इसने गति करी, a है उसका त्वरण। ठीक है, a है उसका त्वरण, और कितना टाइम लगा उसको गति करने में, प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग u तक उसको कितना टाइम लगा, ये है t। t समय में इसने जो भी गति करी वो कितने समय में करी, t समय में, t टाइम है, ये t टाइम है। कितनी दूरी तक तय करी, वो है इसकी स्थिति। इसको s लिख सकते हो आप या फिर d लिख सकते हो, डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करी। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, v आपको मिल गया, इसमें ये 5 पद हैं, u v a t और s या फिर d, 1 2 3 4 और 5। ये 5 पद इस पूरे तीनों समीकरणों को कवर कर रहे हैं। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t टाइम है। s
ज्ञात की गई दूरी है, तय की गई, u प्रारंभिक वेग, t टाइम हाफ, a त्वरण है और t टाइम है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और s तय की गई दूरी है। ये तीनों समीकरण आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसी पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। ये समझ गए आप। ये कार जब इसने गति प्रारंभ की तब जो इसका वेग था वो u, इसकी गति जब रुकी तब अंतिम वेग था v। ये u और v के बीच किस त्वरण से गति कर रही थी? वो त्वरण है a। इसने u और v के बीच कितनी दूरी तय की? रुकने तक, स्टार्ट होने से लेकर रुकने तक कितनी दूरी तय की? वो है d। और कितने समय में की? वो है t। ये सारी शब्दावली आपको समझ आ गई और वो इसमें 3 समीकरणों में यूज की गई है। अब हम पढ़ते हैं एक एक समीकरण को। फर्स्ट समीकरण है, गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? वस्तु का त्वरण। और t क्या है? समय। ये 4 है। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण है और t टाइम है। अब देखिए, अब दूसरी बात, इसमें संबंध क्या है? इस सूत्र में, इस समीकरण में किन चीजों का संबंध जाहिर हो रहा है? इसमें हो रहा है एक तो वेग का और समय का। वेग बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा समय। तो इसमें जो संबंध है वो किस किस का है? वेग और टाइम। तो गति का जो पहला समीकरण है वो वेग समय संबंध को प्रदर्शित करता है, संबंध को दर्शाता है। क्या लिखा मैंने? गति का पहला समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर समीकरण का पूछता है। गति का पहला समीकरण कौन से संबंध को शो करता है? गति का दूसरा समीकरण कौन से संबंध को दर्शाता है? और गति का तीसरा समीकरण में किन किन भौतिक राशियों के बीच संबंध है? तो यहाँ किस किस के बीच संबंध है? वेग के बीच है और समय के बीच है। वेग के बीच और समय के बीच। ये आपको पहला समीकरण याद करना है। v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। बार बार इसको लिख लिख के याद करना ताकि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका यूज हो सके। v के अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण है और t टाइम है। और इसमें जो संबंध है वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी लगा दिया। मैंने जहाँ जहाँ स्टार लगाया वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। वेग समय संबंध को दर्शाता है। ठीक है, वेग और समय, वेग और समय। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको संबंध ज्ञात करना हो, किसी भी समीकरणों के बीच आपको संबंध ज्ञात करना हो, तो आप सीधे सीधे उसके पहले पद और अंतिम पद, ये ट्रिक है। अगर आपको ऐसे याद ना रहता हो, जैसे ये देखिए, ये तीनों समीकरण हैं। किसी का भी आपसे पूछा जाएगा, पहले का पूछ सकता है, दूसरे का, तीसरे, किसी का भी पूछा जाएगा कि दूसरे समीकरण में कौन सा संबंध है, तीसरे समीकरण में कौन सा संबंध है, तो आप मोटी मोटी बात सीधी याद रखिए कि किसी भी समीकरण, आपको समीकरण याद है, ठीक है। आपने जैसे बोला कि सवाल आ गया कि दूसरे समीकरण में कौन सा संबंध शो हो रहा है, कौन सा संबंध दर्शाता है दूसरा समीकरण, तो आपको पता है कि दूसरा समीकरण कौन सा है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये है, आपने ये समीकरण लिख दिया। आप इसकी एक तो पहला पद पकड़ो और एक लास्ट पद, किसी भी समीकरण का अगर आपको संबंध ज्ञात करना हो तो उसका पहला पद पकड़ो और लास्ट, पहला पकड़ो लास्ट, पहला पकड़ो लास्ट, दो पकड़ो। अब इसमें देखो, इसमें आपने पहला पकड़ा और लास्ट पकड़ा, तो इसमें किसके बीच संबंध आ गया? वेग और समय के बीच, जो हमने लिखा भी है, वेग और समय के बीच। दूसरा किसके बीच है? दूसरा समीकरण
एस क्या है इसमें, दूरी या फिर स्थिति, और टी क्या है, टाइम। तो दूसरे समीकरण में किसके बीच संबंध है, स्थिति और समय के बीच। ठीक है। तीसरा समीकरण है v2 v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आपने इसमें पहला पकड़ा, लास्ट पकड़ा। v क्या है, वेग, और s क्या है, स्थिति या फिर दूरी। तो फिर किन किन के बीच संबंध हो गया, वेग और स्थिति के बीच, दूसरे में स्थिति और समय के बीच, और पहले में वेग और समय के बीच। ये सीधी सी ट्रिक है, पहले और लास्ट को पकड़ो और आंसर पाओ। ठीक है, पहले और लास्ट को पकड़ो, पहला लास्ट, और संबंध का जो आंसर है वो निकल आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। समीकरण की शब्दावली लिख दी। v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, समझ आ गया ये, राइट। v बराबर u प्लस ए टी। आपने इसमें v को और a को संबंध में शो किया है, वेग समय संबंध को दर्शाता है। अब इस पे सवाल या तो ये आ सकता है कि इसके बीच इन समीकरण में कौन सा संबंध है, या फिर ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा गति का पहला समीकरण है। दो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि v बराबर u प्लस ए टी कि गति का पहला समीकरण कौन सा है। चार ऑप्शन देगा, उसमें तीन तो गति के समीकरण दे देगा, एक कोई और इस गति के समीकरण से बाहर का सूत्र दे सकता है। तो सीधा पूछेगा कि निम्न में से कौन सा गति का समीकरण है, तो ये वाला आपको याद है, आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गति का पहला समीकरण कौन सा संबंध दर्शाता है, कौन सा संबंध दर्शाता है। ऑप्शन में वेग समय भी होगा, वेग स्थिति भी होगा, स्थिति समय भी होगा, लेकिन आपको पता है कि पहले और लास्ट को पकड़ूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। पहला और लास्ट कौन सा है, वेग और समय। तो क्या दर्शाएगा, वेग और समय संबंध। ठीक है। अब तीसरे टाइप से क्वेश्चन आ सकते, दो टाइप के हमने क्वेश्चन देखे, तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, समीकरण पे नंबरिकल क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न। आपको वह क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, किसकी हेल्प से, जो आपने अभी समीकरण पढ़ा है उसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन, गति के पहले समीकरण से अपन देखते हैं कि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। ये पप्पू है, ये ट्रॉली को लेके जा रहा है। पहले ट्रॉली एकदम रेस्ट में पड़ी थी, पहले ट्रॉली रेस्ट में पड़ी थी, इसका मतलब प्रारंभिक वेग तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में वो एकदम रेस्ट में थी, विश्राम में थी। पप्पू उसको सिर्फ लेकर खड़ा था, उसके बाद वो उसको धक्का देकर लेके जाना स्टार्ट हुआ। पहले ये रेस्ट में थी, इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रारंभिक वेग है वो तो क्या हो गया, 0 था। लिखा है इसने क्वेश्चन में कि ट्रॉली विराम अवस्था से, इसका मतलब है कि इसका प्रारंभिक वेग 0 था, पहले से वो गतिमान नहीं थी वस्तु, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0। अब इसने इसको धक्का देकर लेके जाना स्टार्ट हुआ। कितने त्वरण से लेके जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने त्वरण से ही इसको लेके जा रहा है। ये क्या दिया है, ए त्वरण दिया है, लेके जा रहा है। 4 सेकंड बाद उसका वेग, पहले ये रेस्ट में पड़ी थी, जब पप्पू ने इसको धक्का देकर लेके जाना स्टार्ट हुआ तब ये 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से त्वरण से गतिमान हुई, और 4 सेकंड के बाद जब इसको लेके जाना स्टार्ट हुआ उससे लेकर 4 सेकंड बाद, जैसे ये यहाँ पे था तब ये विराम अवस्था में थी, इसने धक्का देके जाके 4 सेकंड तक इसने इसको लेके जा रहा था। 4 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पे पहुँचते टाइम उसका वेग क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। पहले तो आप ये देखो कि आपको क्या क्या दिया है, आपको विराम अवस्था, इसका मतलब आपको u दिया है 0, प्रारंभिक वेग दिया है 0, a दिया है आपको त्वरण दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद आपको क्या दिया है, टाइम दिया है आपको 4 सेकंड, u दिया है, a दिया है, t दिया है। अब आप याद करो गति का कौन सा ऐसा समीकरण है जिसमें ये तीनों पद आते हैं और एक पद रह जाता है
जो उसका वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस है आप ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए u दिया है, a दिया है और t दिया है, ज्ञात करना है v। अब इसमें से देखो दूसरा, देखो दूसरे में क्या दिया है, s। स्थिति ना हमें क्वेश्चन में दी हुई है और ना हमसे पूछी है, तो ये तो लगेगा नहीं। तीसरा समीकरण देखो, इसमें भी यहाँ पे क्या है, स्थिति दूरी, तो नाम से पूछी है और ना क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये दोनों ही नहीं अप्लाई होंगे। और कौन सा होगा, पहले में देखो u दिया है, a दिया है, t दिया है, हमें ज्ञात करना है v, तो कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पर, पहला समीकरण। ठीक है, ये मैंने सिर्फ पहले पढ़ा दिया, सिर्फ यहाँ पे आपको देखने के लिए लिखे थे। अब देखिए ये, अब आपको पता चल गया कि कौन सा समीकरण अप्लाई होगा, पहला समीकरण। अब इसमें आप मान रख दीजिए, आपके सामने सीधा आंसर आ जाएगा। v आपको ज्ञात करना है, u आपको कितना दिया है, 0। u कितना दिया है, 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक स्थिति में उसका वेग क्या था, 0 था। a दिया है 2, t दिया है 4 सेकंड, 4 सेकंड। ठीक है, अब देखिए 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 8, और वेग का मात्रा क्या, मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए वेग बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या आंसर आया, 4 सेकंड के बाद पप्पू इस ट्रॉली को 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करवा रहा होगा। क्या पूछा था, ट्रॉली को रेस्ट से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान कर रहा है पप्पू, और 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, 8 की स्पीड से 8 मीटर पर सेकंड के वेग से वो गति करवा रहा होगा इस बेचारी ट्रॉली को। ठीक है, तो अब आंसर ढूंढो। ऑप्शन में देखो 2 है, गलत हो गया, 6 है, गलत हो गया, 4 है, गलत हो गया। क्या आंसर आएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा क्या आंसर है, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन। बिल्कुल कुछ नहीं किया है हमने, 3 समीकरणों को पहले देखा है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमसे आखिरकार पूछा क्या है। दोनों बाकी के दोनों समीकरणों में स्थिति दी हुई थी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ना तो स्थिति दी है और ना क्वेश्चन में स्थिति को ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो पहला समीकरण था जो जिसमें हमको बाकी सारी चीज़ें दी हुई थी और एक चीज़ नहीं दी हुई थी, और वही हमें क्वेश्चन में पूछी थी, इसलिए हमने यहाँ पे गति का पहला समीकरण अप्लाई किया। ठीक है, गति का पहला समीकरण अप्लाई किया और सीधे कुछ नहीं किया, 5 सेकंड के अंदर अगर आप खुद से करेंगे तो 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। u को 0 करेंगे, 2 × 4 8, आंसर आ गया, ऑप्शन ए राइट। ठीक है, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो पप्पू फिर से, पिछली बार ट्रॉली लेके आया था, इस बार साइकिल लेके आएगा। हाय बोलो दोस्तों को, हाय। देखो हाय भी कर रहा है, लेकिन ये हाय नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक विरामावस्था से पप्पू की साइकिल का वेग 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो पप्पू अपनी साइकिल का त्वरण जानना चाहता है। यह हाय नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि मेरे साइकिल का त्वरण बताओ, मेरे साइकिल का त्वरण बताओ। पप्पू ने क्या बोला कि मैं रेस्ट से साइकिल को स्टार्ट किया था, जब मैंने साइकिल चलानी स्टार्ट की तो वो रेस्ट में थी, विरामावस्था में थी। इसका मतलब पप्पू सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि u तो दोस्तों 0 हो गया है, मेरी साइकिल का वेग, प्रारंभिक वेग तो 0 था, क्योंकि मैंने विरामावस्था से साइकिल को चलाना स्टार्ट किया है। चलकर पप्पू की साइकिल का वेग
बोल रहा है कि फिर 30 सेकंड के बाद मैंने साइकिल को रेस्ट से चलाना स्टार्ट किया, लेकिन 30 सेकंड के बाद मैंने साइकिल की स्पीड 6 कर दी। तो अब बताओ मेरी साइकिल का त्वरण कितना है। पप्पू पूछ रहा है कि मेरी साइकिल का त्वरण कितना है। ये माना यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसका प्रारंभिक बिंदु था। प्रारंभिक बिंदु पर साइकिल रेस्ट में थी, तो u कितना हुआ 0, u हुआ 0। अब 30 सेकंड के बाद यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा। 30 सेकंड के बाद इस बिंदु पर इसका वेग कितना हो गया है 6 मीटर पर सेकंड। तो v कितना है 6 मीटर पर सेकंड। u है 0, v है 6 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगा इस पप्पू को, t बराबर 30 सेकंड। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब क्वेश्चन में पप्पू खुद बता रहा है कि 30 सेकंड में मेरी साइकिल का वेग 6 मीटर पर सेकंड हो गया। अब बताओ मेरी साइकिल का त्वरण कितना है। अब देखिए, फिर से देखिए, गति के 3 समीकरण में नीचे वाले 2 समीकरणों में स्थिति है, दूरी है, लेकिन पप्पू ने ना अपनी दूरी बताई है कि मैंने कितनी दूरी तय की, तो और ना ही हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मैंने कितनी दूरी तय की। इसका मतलब नीचे वाले 2 समीकरणों को यहाँ अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है। गति का पहला समीकरण सीधा अप्लाई करेंगे, क्या था v बराबर u प्लस ए टी। v दिया है, u दिया है, a पप्पू पूछ रहा है और t पप्पू ने खुद बता दिया है। v कितना बताया पप्पू ने 6, u कितना बताया कि मैं पहले रेस्ट में था, इसका मतलब 0, प्लस का प्लस a पप्पू जानना चाह रहा है और t पप्पू ने दिया है, कितना बताया है 30 सेकंड। अब इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 6 बराबर कितना हो गया a गुणा 30, कितना हो गया a गुणा 30। अब a हमें ज्ञात करना है और 30 और ये 6, तो इस 30 को अगर इस तरफ लाऊंगा तो 6 के बट्टा में आ जाएगा, तो 6 बट्टा 30 बराबर a। छः बटा 30। अब ये देखिए, ठीक है, इसको यहाँ पे कर देता हूँ। 6 बटा 30 कितनी बार गया, अगर इसको इन दोनों को 6 से काटेंगे तो ऊपर वाला 1 बार कटेगा और नीचे वाला 5 बार, 1 बटा 5 बार कटेगा। तो ये कितना आया 1 बटा 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमारा जो ऑप्शन में उसमें से कोई भी इस रूप में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। 5 का भाग 1 में कितनी बार गया 0.2 बार जाएगा। आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना, कितनी बार जाएगा 0.2 बार, क्योंकि 1 है, दशमलव लगाएंगे 10, 1 के बाद 0 बन जाएगा, 10 बन जाएगा और 10 में 5 के बाद 2 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.2। तो पप्पू की साइकिल का त्वरण कितना हुआ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऑप्शन में ढूंढो, 3 गलत है, 1 गलत है, 2 नहीं जी, ये रहा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आंसर आया ए आंसर आया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया है, जो जो चीज़ें दी है हमने पहले उसको लिखी है कि क्या क्या चीज़ें दी है। जैसे इसको विरामावस्था का बोला, हमने अनुमान लगा लिया कि u कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है 0, तो प्रारंभिक वेग 0। इसने बोला कि 30 सेकंड के बाद मेरा वेग 6 हो जाता है, इसका मतलब जो अंतिम वेग क्या है 6, v क्या है 6 मीटर पर सेकंड, t उसने दिया है और a पूछा है। तो हमको वो समीकरण अप्लाई करना था जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें पहले समीकरण में है। ठीक है, और पहले समीकरण में सब मान रख दिए, मान फेंक दिए वैल्यू ले लेके, और हमारा आंसर हमारी आंखों के सामने था और हमने ऑप्शन में देखा तो ए में सब था और ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राइट, आगे बढ़े। पहले समीकरण हमने जान लिया, पहले समीकरण की शब्दावली हमने जान ली, उसका संबंध जान लिया,
दो सवाल वो थे कि समीकरण कौन सा है और इस समीकरण में जो संबंध है वो संबंध कौन सा है। तीसरा पढ़ने से पहले हम पहला पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दूसरा समीकरण। ठीक है, दूसरे समीकरण में वो कि वो वापस पहले हम समीकरण की शब्दावली देखेंगे, फिर उसमें जो संबंध है वो देखेंगे और इस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं 3 टाइप के क्वेश्चन वो देखेंगे। पहला टाइप का ये है, दूसरा टाइप का संबंध है और तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पैटर्न है। अब देखिए ये वाला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले इसमें शब्दावली देखते हैं। जो s है वो है स्थिति, u है, आपको पता है u क्या है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा, प्रारंभिक वेग। उसके बाद t क्या है, टाइम, समय। a क्या है, त्वरण। a है त्वरण और t वापस वही टाइम, तो t वापस टाइम। a s स्थिति है या फिर तय की दूरी लिख सकते हैं आप, तय की दूरी। s बराबर स्थिति या तय की दूरी, u प्रारंभिक वेग, t समय है, a त्वरण है। ठीक है, ये सारी शब्दावली इसकी पिछले में भी 4 थी, इस वाले में भी 4 है। ठीक है, 1 2 t 2 बार आ गया है, तो ये t 3 और ये a 4, ये 4 है, ये शब्दावली है। अब देखो संबंध ज्ञात करना है, तो संबंध ज्ञात करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि पहला वर्ड पकड़ो और लास्ट वर्ड पकड़ो। s क्या है, स्थिति, t क्या है, समय। तो ये समीकरण कौन सा संबंध दर्शाता है, स्थिति, समय, संबंध दर्शाता है। कौन सा संबंध, स्थिति समय संबंध। इस समीकरण के माध्यम से ये स्थिति समय संबंध को दर्शाता है। 2 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। ठीक है, एक तो समीकरण ये रहा हमारा प्यारा सा समीकरण, एकदम छोटा सा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 3 सेकंड भी नहीं लगते इसको बोलने में। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पैटर्न सवाल का ये हो गया कि कौन सा संबंध दर्शाता है, स्थिति समय संबंध। स्थिति समय संबंध, फर्स्ट एंड लास्ट को पकड़ा और हमने मान लो आंसर को पकड़ा। तीसरा पैटर्न न्यूमेरिकल। अच्छा, इस बार तो नाव आ गई कार की जगह। अच्छा, इस बार पप्पू दूरबीन लेके खड़ा है, साइकिल लगता है पसंद नहीं आई उसे। क्वेश्चन आते हैं तीसरे पर। एक नाव स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद सीधी रेखा में भी है, सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा चली गई दूरी। अब देखो, पिछले बार हमने जो भी पहले समीकरण के न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे उसमें ये वर्ड बिल्कुल नहीं आया, जो दूरी वर्ड था वो बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में दूरी वर्ड आया। इसका मतलब है कि पहला समीकरण अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पहले समीकरण की शब्दावली में कोई भी वर्ड स्थिति या तय की गई दूरी को प्रदर्शित नहीं करता था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दूरी आया है, इसका मतलब यहाँ तो दूसरा समीकरण अप्लाई होगा या फिर तीसरा समीकरण अप्लाई होगा। अब देखिए, दूसरा समीकरण हमारे पास था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये देखिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो था दूसरा समीकरण और ये था
तीसरा समीकरण। अब देखिए स्थिर अवस्था, इसका मतलब u0, u0, तो u तो इसमें भी है, u इसमें भी है, u इसमें भी है, u इसमें भी है। तो अभी तक तो हमें पता नहीं चला कि कौन सा समीकरण यूज करना है। फिर लिखा है स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से। अब देखिए यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे स्क्वायर भी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। त्वरण दिया है, त्वरण दिया है, त्वरण इसमें भी है, त्वरण इसमें भी है, 8 सेकंड तक गति करती। टाइम भी दिया है, टाइम इसमें है लेकिन इसमें टाइम नहीं है। इस समय के दौरान नाव द्वारा चली गई दूरी, अब देखिए इसमें टाइम है, इसमें टाइम नहीं है, इसमें v है अंतिम वेग, लेकिन हमें पूरे क्वेश्चन में कोई अंतिम वेग ना तो दिया है और ना ही हमसे अंतिम वेग पूछा है, और ना हमारे पास टाइम दिया, तो टाइम इस इक्वेशन, इस समीकरण में है नहीं। तो ये यहाँ पे तीसरा यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? दूसरा, क्योंकि दूरी पूछा है, टाइम दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, त्वरण दिया है, सारी चीज़ें, दूरी के अलावा सारी चीज़ें हमारे पास है। तो हम सीधे दूसरे समीकरण में सारी चीज़ें इकट्ठा करके इसमें फेंक देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या एक नाव स्थिर अवस्था से, माना कि यहाँ पे किनारा है, ये किनारा था, इस किनारे से पप्पू ने ये नाव स्टार्ट करी तब स्थिर अवस्था में थी। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर, इस किनारे से जब उसने स्टार्ट करी तो नाव स्थिर अवस्था में थी, तो उसका प्रारंभिक वेग 0, u हो गया 0। इसके बाद कह रहा है नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, इस नाव का त्वरण कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 सेकंड तक गति करती है। यहाँ से जब ये यहाँ तक आया तो इस कितना टाइम लगा? 8 सेकंड। इसके समुद्र के किनारे से जब ये नाव लेके निकला तो 8 सेकंड के बाद इसके नाव का त्वरण था 3 मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा है कि इस 8 सेकंड में उसने कितना दूरी तय किया, ये कितना दूर गया, इस किनारे से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दूरी इसने तय किया। क्या पूछा है? डी या फिर एस। ठीक है, क्या पूछा है? यहाँ तो पूछा है, अपन कह सकते हैं एस लिख सकते हैं, या फिर अगर एस में याद नहीं रहता तो डी लिख सकते हैं, डिस्टेंस, कितनी दूरी इसने तय की, और यही हमसे पूछा है इसने। अब देखिए सीधा से वैल्यू पुट आंसर है। एस पूछा है, यू दिया है, एस पूछा है, यू दिया है, कितना है? 0। टाइम दिया है कितना है? 8 सेकंड। 0 × 8 प्लस का प्लस, 1/2 का 1/2। ए कितना दिया है? 3, और टाइम कितना दिया है? 8, तो 8 का वर्ग। अब वापस देखो, S 0 × 8 0, 0 × 8 0, ये तो पूरा हो गया 0, कोई मतलब नहीं लिखने का, डायरेक्ट लिखूं 1/2 × 3, 8 का वर्ग कितना हुआ? 64, 64, इस 2 से 64 गया 32 बार, और 32 × 3 कितना हुआ? 32 × 3 6, और 3 × 9। अब ये देखिए हमसे पूछा क्या था? दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। हमारे पास कितना आंसर है? 8 सेकंड में इसने 96 मीटर 8 सेकंड के अंदर
इतना फास्ट चला ये कि 8 सेकंड में इसने करीबन 100 मीटर की दूरी तय कर ली। लेकिन एक्यूरेट क्या है, एग्जैक्ट दूरी क्या है, वास्तविक दूरी 96 मीटर। अब ये देखिए, अब 96 आंसर आ गया, वो ऑप्शन में ढूंढिए 96 है, लेकिन मीटर पर सेकंड है। पर सेकंड क्या, मीटर सेकंड है, तो गलत हो गया। मीटर पर सेकंड है, ये वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 96 मीटर ये सही है, और 96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी गलत है, ये त्वरण का मात्रक है। ठीक है, ये समझ आ गया सब चीज़ें। पहले में देखना है क्या क्या दिया हुआ है और वो कौन से समीकरण में आ रहा है, फिर समीकरण लगाना है और सारे मान समीकरण में फेंक देने और आंसर आपके सामने आ जाएगा। फिर है तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण वो की वो चीज़ें, दो प्रकार के क्वेश्चन इससे बनेंगे सीधे सीधे। एक तो पूछेगा समीकरण क्या है, एक पूछेगा समीकरण में कौन सा संबंध है। तो समीकरण क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। शब्दावली क्या है, वी स्क्वायर, वी क्या है, वी क्या है, अंतिम वेग। काफी देर से पढ़ रहे हैं अपन, वी क्या है, अंतिम वेग, वे म नहीं है, वेग है। ठीक है, u क्या है, प्रारंभिक वेग, वो की वो चीजें सारी, प्रारंभिक वेग। a क्या है, त्वरण, त्वरण सब में है। और s क्या है, स्थिति या फिर तय दूरी। ठीक है, ये सारी शब्दावली इस तीसरे समीकरण की है। बिना देखे भी आप जान सकते हैं, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और s स्थिति है या तय दूरी है। ठीक है, एक सवाल ये क्लियर हो गया कि क्या समीकरण है, तो ये वाला तीसरा समीकरण है गति का। और गति के तीसरे समीकरण कौन सा संबंध है, संबंध ज्ञात करने के लिए आप पहला वर्ड पकड़ो और लास्ट वर्ड पकड़ो। पहला क्या है, वेग, और लास्ट क्या है, दूरी या फिर स्थिति। तो इसका आंसर क्या है, ये संबंध कौन सा है, तीसरा समीकरण वेग और स्थिति के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। वेग स्थिति संबंध दर्शाता है। क्या दर्शाता है, वेग स्थिति संबंध दर्शाता है, वेग स्थिति संबंध दर्शाता है। ठीक है, ये समझ के आप, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब पूरा कंक्लूजन तीनों समीकरणों का इस एक क्वेश्चन में आ जाएगा। निम्न को सही सुमेलित कीजिए, समूह ए समूह बी दोनों को मिलाना है। ठीक है, प्रथम नियम, इसके लिए प्रथम नियम में कौन सा संबंध है, ये यहाँ पे तीनों संबंध दिए हैं और यहाँ पे तीनों, ये सब नियम नहीं है। प्रथम समीकरण, ये द्वितीय समीकरण और ये तृतीय समीकरण। ठीक है, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, और आगे ये सब संबंध दिए हुए हैं। तो प्रथम समीकरण कौन सा है, v बराबर u प्लस ए टी। कौन सा संबंध होगा, फर्स्ट और लास्ट पकड़ा, वेग समय, तो मिला दीजिए वेग समय संबंध। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहला पकड़ो, लास्ट पकड़ो, स्थिति पकड़ा, समय पकड़ा, तो स्थिति समय, स्थिति समय, स्थिति ये रहा, स्थिति समय। तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, पहला पकड़ा, लास्ट पकड़ा, वेग स्थिति, वेग स्थिति। मिल गए तीनों के आंसर। प्रथम समीकरण वेग समय संबंध, द्वितीय समीकरण स्थिति समय संबंध और तृतीय समीकरण वेग स्थिति संबंध। हो गया क्वेश्चन, ये समझ आ गया अच्छे से।
समीकरण तीनों याद हैं आपको, पहला और लास्ट पकड़ना, अपने आप संबंध आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद है घर्षण, एक नया टॉपिक है, छोटा सा प्यारा सा घर्षण। घर्षण को समझने के लिए आप ये समझिए कि आप किसी भी सतह से, कोई भी सतह पर वस्तु रखी है, उस सतह से वो वस्तु खींचते हैं या फिर उस सतह से उस वस्तु को धक्का देते हैं। जैसे ये देखिए, जब पप्पू इस सतह पे ये बक्सा पड़ा है, इस बक्से को रस्सी से बांधकर खींच रहा है, इस डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाया है, इस बक्से को वो खींच रहा है। तो जब दो सतह, एक तो इस बक्से की सतह है और एक नीचे जमीन की सतह है, जब दो सतह संपर्क में आती हैं, जब दो सतह संपर्क में आती हैं, तब उस वस्तु में गति के कारण सतह की ओर से एक विपरीत दिशा में बल लगता है जो उस गति का विरोध करता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब दो सतह संपर्क में आती है, ये दो सतह संपर्क में आती है, मैंने ये हाथ अपनी ओर खींचना स्टार्ट किया, तो इस सतह द्वारा, ये निचली सतह, इस सतह द्वारा उस डायरेक्शन में एक बल लगेगा, उस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एक बल लगेगा। मैं बल मेरी तरफ लगा रहा हूं, लेकिन इस सतह द्वारा, जमीन द्वारा ये बल एक विपरीत दिशा में लगेगा। विपरीत दिशा का मतलब है पप्पू इस बक्से पर इस तरफ बल लगा रहा है, तो जमीन की सतह द्वारा इस डायरेक्शन में एक बल लगेगा, जिसे क्या बोलेंगे, घर्षण बल। घर्षण बल, ठीक है। इस दिशा में ये बल, जो बल लग रहा है, ये कौन सा बल है, घर्षण बल। तो क्या है, ये एक संपर्क बल है। संपर्क बल का मतलब जब भी कोई दो वस्तुएं, जब भी किसी दो वस्तुओं की सतह, या फिर एक वस्तु वो जमीन हो सकती है और एक दूसरी वस्तु की सतह हो सकती है। कहने का मतलब सीधा सा है कि जब भी कोई दो वस्तु की सतह संपर्क में आएगी तभी घर्षण बल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। संपर्क बल कहने का मतलब यही है कि संपर्क में आने पर ही लगेगा। जब दो वस्तुएं, जैसे मेरे इन हाथों के बीच में घर्षण बल मुझे लगाना है, तो इन दोनों को टच करना पड़ेगा, एक दूसरे के संपर्क में लाना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को संपर्क में नहीं लाऊंगा तो इनके बीच में घर्षण बल नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि मेरे ये हाथ दोनों यहाँ हैं, मैं यहाँ से इसको कैसे करता हूँ, इन दोनों के बीच, इन दोनों की सतहों के बीच घर्षण बल नहीं लग रहा है। लेकिन मैं इसको जब टच में लाऊंगा तो टच में जिस तरफ मैं बल लगाऊंगा उसकी विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, जिसको बोलते हैं घर्षण बल। समझ आ गया संपर्क बल कहने का मतलब? संपर्क बल कहने का मतलब है कि दोनों वस्तुओं की सतह का संपर्क में होना आवश्यक है। संपर्क में नहीं है तो घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, घर्षण बल नहीं लगेगा। इट्स ओके। दूसरा पॉइंट है कि जब भी कोई दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं वे आपस में सापेक्ष गति का विरोध करती है। सापेक्ष गति का कहने का मतलब मैंने सिंपली समझा दिया है कि यदि कोई वस्तु संपर्क में है तो घर्षण बल नहीं, संपर्क में है तब चांसेस हो सकते हैं, तब विकल्प है घर्षण बल लगने का। लेकिन अगर कोई वस्तु पड़ी है, गति नहीं कर रही, तो घर्षण बल काम नहीं लगेगा, घर्षण बल शून्य होगा। लेकिन जैसे ही गति ऊपर की सतह करने लगेगी, निचली सतह द्वारा घर्षण बल उत्पन्न किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर दो सतह संपर्क में है लेकिन वो गति नहीं कर रही है, उन दोनों सतहों में से एक भी सतह गति नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि उस कंडीशन में घर्षण बल शून्य है। लेकिन अगर कोई एक भी सतह गति करने लग जाए तो घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब एक सापेक्ष गति। सापेक्ष गति का मतलब यह है कि उन दोनों सतहों में से किसी एक सतह का गति करना आवश्यक है। जब एक सतह गति करेगी तब दूसरी सतह घर्षण बल उत्पन्न करेगी। ठीक है। जैसे ये बॉक्स, जब ये बॉक्स पड़ा था तब ये जमीन घर्षण बल नहीं लगा रही है, लेकिन जब ये बक्सा चला, अभी भी है तो संपर्क में ही, जब ये बक्सा इस पप्पू ने खींचा तब इस बल की विपरीत दिशा में एक बल लगा, जिससे कहा गया घर्षण बल। ठीक है। सापेक्ष गति का विरोध करती है। विरोध का मतलब वही है कि जिस दिशा में मैं बल लगाऊंगा इसके विपरीत दिशा में ये बल लगाएगी निचली सतह। विपरीत दिशा में क्यों लगा रही है? सीधा सा मतलब है कि ये गति नहीं करना चाह रही है, गति का विरोध करना चाह रही है। तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि बल की विपरीत दिशा में,
बल की विपरीत दिशा में। मैंने बल अपनी तरफ लगाया तो निचली सतह बल उस तरफ लगाएगी, मेरे बल लगाने के विपरीत दिशा में लगाएगी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। संपर्क बल कहने का मतलब है कि संपर्क में होना आवश्यक है। जब तक दोनों सतह संपर्क में नहीं है, कोई चांसेस नहीं है कि घर्षण बल वहां लगेगा। और वस्तु संपर्क में होती है, पहले से लिख दिया इसने, जब भी कोई वस्तु संपर्क में होती है, संपर्क होना आवश्यक है। और फिर सापेक्ष गति का, एक दूसरे की गति का विरोध करती हैं, और ये बल हमेशा बल की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है, घर्षण बल के बारे में इतना ही पूछता है कि बल की घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, तो बल की विपरीत दिशा में। घर्षण बल क्या है? ये संपर्क बल है जो सापेक्ष गति का विरोध करता है। आगे उसके बारे में दो क्वेश्चन करते हैं कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या शून्य। शून्य हो नहीं सकता, क्योंकि घर्षण बल यदि कार्य कर रहा है तो कुछ न कुछ उसका मान होगा। उदासीन घर्षण बल होता नहीं है, क्योंकि अगर घर्षण बल उदासीन होता तो वहां घर्षण लगता ही नहीं। इसका मतलब है कि या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। अब धनात्मक होगा या ऋणात्मक, ये कैसे पता लगाएं सर? ये पता इस हिसाब से लगाना है कि आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, घर्षण भी एक प्रकार का बल है, और आप जो खींच रहे हैं या फिर जो धक्का दे रहे हैं वो भी एक बल है। तो जो आप बल लगा रहे हैं वो पॉजिटिव, और जब आप बल लगा रहे हैं वो पॉजिटिव धनात्मक, हमारे द्वारा लगाया गया बल, हमारे द्वारा लगाया बल, हमारे द्वारा लगाया बल धनात्मक होगा। जैसे यहाँ पे कोई बक्सा रखा है, मैंने उसको खींचा, या नीचे रखा है सतह पर, मैंने इसको खींचा तो मेरे द्वारा लगाया गया बल धनात्मक है। और आपको पता है कि घर्षण बल मेरे द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में काम करता है, तो घर्षण बल क्या हो गया? ऋणात्मक। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि घर्षण द्वारा ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। हमने पढ़ा था, जब हमने ऊर्जा पढ़ी तो हमने एक बात पढ़ी थी कि बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, एक स्टेटमेंट हमने हमेशा पढ़ी है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो कार्य का क्षय नहीं होता है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? घर्षण बल के कारण घर्षण ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब वो घर्षण ऊर्जा नष्ट तो नहीं होती, लेकिन वो कौन सी ऊर्जा में चेंज हो जाती है? तो इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे कि जब हम हाथों को रगड़ते हैं, इन हाथों में घर्षण होता है, और घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं? हाथ गर्म हो जाते हैं। किन्हीं भी चीज़ को, जब पहली बार आग का आविष्कार किया गया हमारी दुनिया में, जब सबसे पहले जो इंसान थे, ठीक है, उन्होंने जब भी आग का आविष्कार किया तब पहले आग किस हिसाब से जलाया करते थे? लकड़ियों को आपस में रगड़ते थे। जब लकड़ियों को रगड़ते थे चिंगारी उत्पन्न होती थी, उसी चिंगारी से आग लगती थी। इसका मतलब है कि जब भी हम रगड़ते हैं उसका तापमान बढ़ता है, वो चीज़ गर्म हो जाती है, और इतनी गर्म हो जाती है बार बार रगड़ने से कि उससे आग भी लग सकती है। इसका मतलब है कि कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो गया? तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, जिससे वो चीज़ गर्म हो गई। हम बार बार हाथ भी रगड़ते हैं सर्दी में, क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि हाथ गर्म हो जाते हैं बार बार रगड़ने से। और गर्म किस वजह से हो जाते हैं? घर्षण ऊर्जा। घर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, इस पे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, बहुत दुर्लभ तरीके से आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरल आवर्त गति क्या है? आवर्त का मतलब है कि रिपीटेशन, बार बार दोहराव। जब किसी चीज़ का दोहराव होता है उसको बोलते हैं आवर्त, आवर्ती। ठीक है ना, आवृत्ति नहीं है, एक वो वर्ड अलग है। एक वर्ड होता है आवृत्ति और एक वर्ड ये है आवर्ती। दोनों के उच्चारण में भी फर्क है। वो है आवृत्ति, यह है आवर्ती। आवर्ती, आवृत्ति। ठीक है ना,
तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। इस आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, कोई चीज़ें बार बार दोहराना और एक फिक्स टाइम में दोहराना। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ यहाँ से 5 सेकंड उधर जा रही है फिर 10 सेकंड वापस आ रही है, नहीं, एक फिक्स टाइम में, एक फिक्स टाइम होता है, उस एक फिक्स टाइम में उस चीज़ को दोहराना। क्या कहना चाह रहा है कि जब कोई पिंड एक निश्चित टाइम में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है। जैसे घड़ी देखी होगी आपने, पेंडुलम वाली घड़ी, जो पुरानी दीवार घड़ी आती थी तो पेंडुलम वाली आती थी। अब जब भी इस घड़ी में घंटी बजती है तब ये इस तरफ और यहाँ से वापस इस तरफ और फिर वापस इस तरफ, ये एक फिक्स टाइम में ऐसे ऐसे होती रहती है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, एक निश्चित टाइम में निश्चित पथ, इसका पथ रास्ता एकदम सेम है, इसी रास्ते में ऐसे ऐसे होती रहती है। तो ये कौन सी गति है, आवर्त गति। जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराता है, वो कौन सी गति होगी, सरल आवर्त गति। राइट, पथ वही है, टाइम सेम है, अपनी गति को दोहराएगा। नेक्स्ट है घूर्णन गति। घूर्णन गति वृत्तीय गति, ठीक है ना। घूर्णन गति मतलब कोई चीज़ एक बिंदु के सापेक्ष घूम रही है, एक बिंदु के चारों ओर घूम रही है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे इसका मध्य बिंदु है और ये कार इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब देखो, जब कोई पिंड वृत्तीय पथ में गति करता है, ये वृत्तीय पथ है और इसमें ये गति कर रहा है v वेग से। ठीक है, इस वृत्तीय गति में अपने लिए इतना ही जानना जरूरी है कि इस वृत्तीय पथ में एक अभिकेंद्रीय बल है और एक अपकेंद्रीय बल है। इस बिंदु के द्वारा, इसके केंद्र द्वारा जो सेंटर की ओर बल लगता है, केंद्र की ओर, वो है अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की ओर बल लगता है कार पर बाहर की ओर, वो है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, पिंड वृत्तीय पथ में गति करता है, वो वृत्तीय गति। अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर लगता है, अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर लगता है। राइट, इसके बाद क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय पथ में कार्य करती है, उत्पन्न करती है, तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है वृत्तीय गति में, दिशा परिवर्तित होती है। ठीक है, जब कार मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का रहता है, बाहर की ओर लगने वाला अभिपरिमाण अपकेंद्रीय बल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।